नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का और सबसे पहले कोरबा की बात कर लेते हैं। सिगड़ी के धुएं से 4 भाई बहन बेहोश हो चुके हैं। कमरे के भीतर सिगड़ी रखकर बच्चे सो रहे थे। फूड पॉइजनिंग समझकर पिता ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो रिश्ती में किराए के मकान में रहकर ये बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। चारों बच्चों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन वजह जो है इनकी हालत खराब होने की वो साफ हो चुकी है। सिगड़ी के धुएं से 4 भाई बहन बेहोश हुए। हालांकि फूड पॉइजनिंग के तौर पर प्राथमिक तौर पर इस मामले को देखा जा रहा था, लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि सिगड़ी के धुएं की वजह से चारों भाई बहन बेहोश हुए, उनकी हालत बिगड़ी। उसके बाद अस्पताल में जैसे ही उन्हें भर्ती कराया गया, इलाज शुरू किया गया और अब फिलहाल चारों बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो कमरे के अंदर सिगड़ी रखकर बच्चे सो रहे थे। इसी दौरान बच्चों की तबीयत खराब हुई। सिगड़ी के धुएं से 4 भाई बहन बेहोश हो गए। हालांकि प्राथमिक तौर पर पिता को लगा कि फूड पॉइजनिंग का मामला है, इसलिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सही, अब्दुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? जी, आपको बता दूं कि ये जो मामला है, इसमें जो बच्चे हैं वो घर में सिगड़ी जलाकर सो गए थे, जिसके कारण से जो जहरीली जो गैस है उसके चपेट में आने से ये चारों बेहोश हुए। उसके बाद उनके पिता को जानकारी लगी तो वो घर पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अस्पताल में भर्ती होने पर उन्हें उनके हालत में सुधार होने पर पूछताछ करने के बाद ये बात सामने आई कि वो खाना खाने के बाद घर में सो गए थे और सिगड़ी जो है, कोयले का सिगड़ी जो है वो घर में ही जलाकर रखे हुए थे ठंड से बचने के लिए। अब्दुल, फिलहाल बच्चों की स्थिति कैसी है, इस बारे में क्या जानकारी? जी, चारों जो बच्चे हैं वो उनकी हालत खतरे से बाहर है और जल्दी उन्हें छुट्टी अस्पताल से दी जाएगी। ये भी जानकारी अब्दुल चाहेंगे कि जब बच्चे इस तरह से सिगड़ी चलाकर घर पर सोए तो क्या बच्चों के अलावा उस दौरान कोई मौजूद नहीं था घर पर? जी, चूंकि बच्चों की जो माँ है वो उनका देहांत तो कुछ दिन पहले ही हो गया था और जो पिता है वो वाहन चलाते हैं, वो गाड़ी ड्यूटी में गए हुए थे। जब उन्होंने घर में फोन लगाया बच्चों को तो बच्चों ने फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद उन्हें कुछ आशंका लगी तो वो घर पहुंचकर देखे तो इस तरीके की स्थिति सामने आई। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है। युवती का शव ले जाते कैमरे में आरोपी कैद हुआ है। कार में युवती का शव मिलने का मामला कल सामने आया। दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। आरोपी आशीष साहू युवती का शव ले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। लाश को कार में रखकर आरोपी कस्तूरबा नगर अपने घर ले जाता हुआ भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस हत्याकांड की कुछ गुत्थियां सुलझ सकती हैं। पुलिस को इस तरह की आशंका और पहले भी हत्या के एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी और अब सीसीटीवी फुटेज मिल जाने से पुलिस के लिए भी आसान हो जाता है इस पूरे मामले में तफ्तीश करना। तो बिलासपुर की जानकारी, कल युवती का शव एक कार में मिला और उसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए और अब जानकारी है कि दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की तस्वीरें कैद हुई हैं। आशीष साहू युवती का शव ले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। लाश को कार में रखकर आरोपी कस्तूरबा नगर अपने घर ले जाते हुए भी साफ तौर पर नजर आया और इसी फुटेज के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बिलासपुर की जानकारी आपके साथ साझा करें। कल ये मामला सामने आया था। बेहद ही गंभीरता से पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी और अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं। इसमें आरोपी आशीष साहू को देखा जा रहा है और इन्हीं फुटेज के आधार पर माना जा रहा है कि आगे अब जांच शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि दुर्ग की लड़की थी जो कि बिलासपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी युवती कर रही थी। इसी दौरान ये जानकारी सामने आती है कि दुकान के सामने एक कार खड़ी थी। कार में युवती का शव मिला। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। जैसे पुलिस यहां पर पहुंची, जांच की शुरुआत हुई। प्राथमिक तौर पर यही आशंका पुलिस की तरफ से जताई गई थी कि हत्या का केस है
हालांकि क्या कुछ वजह इसके पीछे रही, इसको लेकर पुलिस की तरफ से कुछ कहा नहीं गया। माना जा रहा था कि जांच में ही खुलासा होगा। तो अब चूंकि सीसीटीवी फुटेज हाथ लग चुके हैं, इसे माना जा रहा है कि आरोपी आशीष साहू और इन फुटेज के आधार पर इस आरोपी को लेकर जांच हो पाएगी। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर, यही वो तस्वीरें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये कार जिसमें इस युवती की लाश पाई गई और यही कार दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आरोपी आशीष साहू कार में बैठा हुआ भी नजर आया। साथ ही साथ इस युवती की लाश जब इस कार से बरामद की गई, उस दौरान क्या कुछ हलचल इस दौरान मौके पर रही, इसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसकी हम चर्चा करें। आरोपी आशीष साहू की कार और इसी कार से युवती की लाश बरामद की गई थी। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं और अब क्या माना जाए कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा होगा? निश्चित तौर पर होगा। रात में ही पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है अवंतिका, और उसी के लिहाज से पुलिस ने रात करीब 12 से 1 बजे के बीच में ये 3 सीसीटीवी फुटेज वहां से निकलवाए हैं जो दुकान के सामने लगे थे। और इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी जो है उसने पहले लाश को कार में डाला और फिर वो घर लेकर के आता है। तो एक बात का खुलासा हो गया कि आरोपी ने मेडिकल दुकान में ही उसकी हत्या की थी लड़की की, और 3 दिनों तक शव को वहीं पर रखे था। फिर बाद में उसे लगा कि स्मेल वगैरह फैलेगी तो लोगों को पता चल जाएगा, तो उस लिहाज से वो सुबह 4 बजे शुक्रवार को डेड बॉडी को घर पर ले आकर के उसको बरामदे में कार में ही रखे रहने दिया। और शनिवार को जब शाम को 4 बजे के आसपास बहुत ज्यादा स्मेल फैलने लगा मोहल्ले में, तब मोहल्ले वालों ने संदिग्ध स्थिति को देखते हुए पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी में जो है पॉलीथिन लपेटा गया है उसको, ताकि उसकी स्मेल वगैरह ना आए। तो इतनी बड़ी बॉडी को पॉलीथिन लपेटना, उसे कार में रखना, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं पुलिस के जहन में, जिसकी जांच में जुटी हुई है। और धीरे धीरे जांच की कार्यवाही की दिशा जो है आगे बढ़ रही है। ऐसा माना जा सकता है कि एक बड़ा खुलासा जो है पुलिस आज कर सकती है। जी, निश्चित तौर पर इंतजार रहेगा कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो विनोद। लेकिन ये भी जानकारी क्या पुलिस की तरफ से, चलिए ये बात तो साफ हो चुकी है कि हत्या की गई, लेकिन वजह का अभी तक खुलासा पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान? वही मैंने कहा कि अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है पुलिस के लिहाज से। अभी परिजनों से भी बयान लिए जाएंगे। परिजन पहुंचे नहीं थे कल रात तक, परिजनों के आने के बाद परिजनों के भी बयान लिए जाएंगे। और इसके अलावा जो कॉल डिटेल्स है वो भी खंगाली जाएगी। उसके बाद कुछ दिशा आगे तय होगी, लेकिन पुलिस इसी दिशा में काम कर रही है कि आखिर हत्या की वजह जो क्या है। आरोपी से भी पूछताछ हो रही है, तो कुछ सामने आएगा कुछ समय बाद कि क्या कुछ वजह थी जिसके चलते आरोपी ने एक कदम उठाया था। चलिए, यानी कि जांच के बाद ये स्थिति अब स्पष्ट हो पाएगी। शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते रायपुर से अगली बड़ी खबर। चंदखुरी में संविदा कर्मियों ने 1008 दीपक जलाकर सरकार से नियमितीकरण करने की मांग की है। संविदा कर्मियों ने सरकार को अपना वादा याद दिलाया। रायपुर से पदयात्रा कर चंदखुरी पहुंचे संविदा कर्मियों ने 1008 दीपक जलाकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से संविदा कर्मी लगातार हड़ताल पर डटे हुए थे। इस बीच जब सुनवाई नहीं हुई तो इस तरह से 1008 दीपक यहां पर जलाए गए और साफ तौर पर नियमितीकरण की मांग को लेकर ये लगातार प्रदर्शन संविदा कर्मी कर रहे हैं। और इस बीच अनोखा प्रदर्शन देखिए किस तरह से 1008 दीपक जलाकर सरकार को उनका वादा याद दिलाया गया। चंदखुरी तक पदयात्रा करते हुए भी पहुंचे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कोई खास आयोजन नहीं बल्कि हड़ताल का एक तरीका है, प्रदर्शन का एक तरीका है। किस तरह से विरोध दर्ज करवाया है संविदा कर्मियों ने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तमाम जो आसपास लोग मौजूद हैं, संविदा कर्मचारी लगातार नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं और इस बीच अनोखे तरह से अपनी मांग को लेकर सरकार तक पहुंचने की उम्मीद। 1008 दीपक जलाकर सरकार से नियमितीकरण की मांग। और ये देखिए संविदा नियमितीकरण, साफ तौर पर इस दीपों की श्रृंखला के जरिए ये बताने की कोशिश की नियमितीकरण इसका वादा सरकार की तरफ से किया गया था। इसी की मनोकामना अभी कर्मचारियों को है। चलिए
अब रुक करेंगे युगल तिवारी का, सहयोगी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरह से अनोखे तरह से इस बार प्रदर्शन संविदा कर्मियों की तरफ से हुआ है, लेकिन अब इंतजार यही कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे, सरकार की तरफ से कुछ बात सामने आए। देखिए अवंतिका, आज दो बड़े प्रदर्शन हैं, एक अनियमित कर्मचारी हैं और दूसरा संविदा कर्मचारी हैं, और सभी नियमितीकरण की मांग जो कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रायपुर से चंदखुरी तक लगभग 25 किलोमीटर की पद यात्रा करके ये मनोकामना ज्योति इन्होंने प्रज्वलित की है, जलाया है, और आज एक बड़ी सभा होगा। उसके बाद सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे, और दूसरी जो अनियमित जो कर्मचारी हैं उन लोग भी एक बड़ी सभा करेंगे। उसके बाद एक ध्यान आकर्षण सभा के माध्यम से राज्य सरकार को ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि उनकी जो मांगे हैं, लंबित मांगे हैं नियमितीकरण करने की, उसे पूरी कर दिया जाए। वैसे भी कांग्रेस सरकार ने मैनिफेस्टो में वादा किया था नियमितीकरण करने का, उसी को लेकर के ये लगातार ध्यान आकृष्ट है वो करा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने भी सभी विभागों को पत्र लिखा है, और जो अनियमित कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी है, उनकी सूची मंगाई गई है। और एक खबर भी आई थी कि लगभग 45 से 47 हजार जो संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, उनको नियमितीकरण किया जाएगा। तो उसी आस और उम्मीद के साथ जो कर्मचारी है लगातार दबाव बनाए हुए हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, आने वाले समय में 1 साल के भीतर चुनाव होना है। तो ऐसे में दबाव बना करके एक जो नियमितीकरण की मांग है वो लगातार की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो विपक्ष है लगातार हमलावर भी है कि उनके वादा को, जो सरकार ने जो वादा किया है उसे वादा खिलाफी का आरोप है वो सरकार लगा रही है। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है, उनके जो प्रवक्ताओं ने यह भी कहा है कि भूपेश है तो भरोसा है, तो कर्मचारियों को भी भरोसा करना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दो बड़ा प्रदर्शन आज कर्मचारियों की तरफ से किया जाएगा, और बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं वो आएंगे और बूढ़ा तालाब में अलग अलग समय पर 2 बजे और 4 बजे ये प्रदर्शन करेंगे। जी अवंतिका। चलिए, यानी कि आज भी सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश संविदा कर्मी करने वाले। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और अब चर्चा करेंगे कवर्धा की बड़ी खबर है। महिला व्यापारी से मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है। व्यापारियों ने आज बंद का आह्वान किया है, कवर्धा बंद का आह्वान, जिसको साहू समाज का भी समर्थन मिल रहा है। कल सब्जी महिला व्यापारी से यहां पर मारपीट हुई थी। सब्जी महिला व्यापारी से मारपीट के मामले में आज बंद बुलाया गया है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस घटना का विरोध एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है और आज इसी के चलते बंद का आह्वान किया गया। और कवर्धा जिला प्रशासन ने बंद को देखते हुए शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर के व्यापारियों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद ने भी बंद बुलाया है। जिला प्रशासन के मुताबिक महिला सब्जी व्यापारी से मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। 10 बजे कवर्धा में कर्मा माता चौक जो है उसमें एक रोड के विषय पर काम चल रहा था। उस रोड के काम के दौरान 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ, व्यक्तिगत विवाद था। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो दोषी है उसके विरुद्ध उसको जेल दाखिल किया है। 2 व्यक्ति हैं इसमें जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और एक के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। देखिए, पहले से आज पुलिस फोर्स मंगवा ली गई थी और सभी जगह तैनात थी। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जा चुकी है और आगे भी इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था भंग न हो, इसकी पूरी तैयारी। और इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी ने कवर्धा विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर पर असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि मोहम्मद अकबर कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करते। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 4.5 सालों से कवर्धा में जब से मंत्री मोहम्मद अकबर का यहाँ पे प्रवेश हुआ है, तब से कवर्धा में एक वर्ग विशेष के द्वारा लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा है, कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आखिर ये किसके सर पर हो रही हैं? मोतीराम चंद्रवंशी जी 4.5 सालों से मोहम्मद अकबर के आने के बाद ये स्थिति के बारे में आरोप लगाते हैं उनके ऊपर, जबकि माननीय मोहम्मद अकबर यहाँ से 30 वर्षों से 40 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। न पहले कभी स्थिति निर्मित हुई, न वर्तमान में कोई स्थिति निर्मित हुई है इस तरीके का।
सांप्रदायिक भेदभाव वाली कोई कार्रवाई इनके द्वारा आज तक नहीं की है। किसी को बढ़ावा या किसी को कम दिखाने का प्रयास कभी नहीं किया गया है, ना भविष्य में इस तरीके को कोई। आगे बढ़ते बात करेंगे सूरजपुर की बड़ी खबर। दल से बिछड़ा है एक हाथी। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का मामला आपके साथ साझा करें। जजवाल क्षेत्र में ये हाथी घूम रहा है। फसलों को भी लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाथियों का दल पिंगला अभयारण्य की ओर रवाना हो चुका है। सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, आपसे हम जानकारी चाहेंगे। सूरजपुर हालांकि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लगातार हाथियों की आवत देखी जाती है, फिलहाल क्या स्थिति? अवंतिका, बीते एक माह की बात करें तो जो 35 हाथियों का दल था, ये लंबे अरसे से क्षेत्र में विचरण कर रहा था। ऐसे में लगातार जान माल के भी नुकसान की बातें सामने आ रही थी। ऐसे में 35 हाथियों का दल फिलहाल तमोर पिंगला जो अभयारण्य है उसके लिए रवाना हो गया, लेकिन उसी दल से एक हाथी जो है वो बिछड़ चुका है पिछले 3 दिनों से। और 3 दिनों से जजावल समेत दर्जन भर ऐसे गांव हैं जहां शाम ढलती वो गांव का रुख कर रहा है और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीणों में हालांकि दहशत बना हुआ है। जो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो दल से हाथी बिछड़ा है, कहीं ना कहीं वन विभाग की कार्यशैली से भी ग्रामीण नाराज हैं कि जब हाथियों के दल से कोई हाथी बिछड़ता है तो उस पर निगरानी रखने में वन अमला नाकाम रहता है। ऐसे में अब जो ग्रामीण के सामने दहशत का आलम बना हुआ है, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसमें फिलहाल ग्रामीण दहशत में, और वन अमला का दावा है कि वो ग्रामीणों को इस हाथी से दूर रखने के लिए हिदायत दे रहा है। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका वरुण पूरी जानकारी के लिए। कोरबा की बात करेंगे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुसमुंडा खदान में हेवी ब्लास्टिंग की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी और एससीएल प्रबंधन अब हरकत में आया है। उसके बाद ब्लास्टिंग एरिया को कम कर दिया गया, साथ ही ब्लास्टिंग की संख्या में भी कमी की गई। एससीएल के अधिकारियों ने ब्लास्टिंग से प्रभावित पाली गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात की। अधिकारियों ने ग्रामीणों के पुनर्वास सहित दूसरी मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। और इधर कांकेर के भानुप्रतापपुर में होने जा रहे उपचुनाव के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। नरहरदेव स्कूल में मतदान दल और पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 256 मतदान केंद्रों के लिए 256 मतदान दलों और 600 पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। हमारे जो नरहरदेव स्कूल है उसमें भानुप्रतापपुर निर्वाचन 2022 के लिए प्रशिक्षण चल रहा है। जी, हमारे भानुप्रतापपुर में 256 मतदान केंद्र है, जिसमें 256 मतदान दल का गठन किया जा चुका है। और कल जो है हम लोगों ने 600 इसमें पीठासीन अधिकारी और क्रमांक 1 का जो है कल जो है उनको प्रशिक्षण दिया गया। आज जो है 3 और 2 का चल रहा है और ये शांतिपूर्ण व्यवस्था। और अब बात करेंगे गरियाबंद की। चुरा क्षेत्र में 3 पंचायत के सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के करीब 600 किसानों ने अभी तक अपनी धान नहीं बेची है। किसानों को धान बेचने के लिए 11 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिससे काफी परेशानी का सामना करते हैं किसान। और कई बार प्रशासन से साझापाली में नया धान खरीदी केंद्र खुलवाने की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार इसे अनसुना कर दिया जाता है और इसी से नाराज किसान अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमन यहाँ बहुत दूर से गाड़ी मोटर किराया करके धान बेचल जाता। हमार समस्या हल करे बर बहुत नेता मन कर गए, हमार कोई सुनाई नहीं करी ने मन है। प्रशासन शासन प्रशासन पूरा आवेदन लगाए, सबसे आश्वासन मिली कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है महोदय। आदमी मन किसान मन परेशान हैं। एकर से 3 नया केंद्र खुलवाना चाहतन ये साझापाली में, और साझापाली से किसान मन ला सुविधा होही तो सही ढंग से हमार मंडी ला खोले, उपार्जन केंद्र चालू करे, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन और तैयार होई। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।